गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 56। ये वर्कशीट आपकी जो चैप्टर आपका चल रहा है अभी तक प्रकाश के अपवर्तन वाला, उसी से आई है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर नंबर 10 की वर्कशीट है। इससे पहले आपने इस चैप्टर की ये वर्कशीट जो है पहले भी आपने की है। उसमें आपने देखा था कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। आज आपको देखना है कि जब आप किसी भी गोलीय दर्पण में वस्तु को दर्पण के आगे रखते हैं या वस्तु को दर्पण के ऊपर या दर्पण के नीचे रखते हैं ध्रुव के, तो उसमें जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से लगाए जाते हैं कि कहाँ पर चिन्हों को आप प्लस में लगाएंगे, कहाँ पर माइनस में लगाएंगे। और आज आपको दर्पण का एक सूत्र भी जो है वो जानना है। दर्पण के सूत्र से फिर आप आसानी से प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी और फोकस दूरी का ज्ञात कर सकते हैं, और उसी से आप अपना प्रकाश जो आवर्धन है वो भी निकाला जा सकता है। तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 56 चैप्टर 10। वर्कशीट है 16/11/2020। तो 16 की आपकी जो है नहीं हो पाई, क्लास छुट्टी थी। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। आपको एक डायग्राम याद रखना है। वो डायग्राम क्या है, ये डायग्राम आपको याद रखना है। अगर ये डायग्राम आप याद रख पाते हैं तो आप कभी भी किसी भी प्रकार के चिन्ह के अंदर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। अगर आपको यहाँ से कोई दिक्कत है तो आप साथ में बुक से भी इसको देख सकते हैं। देखिए, ये सारे जो चित्र दिया हुआ है इसके जो नियम है वो यहाँ लिखकर आपको दिए गए हैं। चित्र के नियम आपको ये दिए हुए हैं। अच्छा, इस चित्र है, चित्र के सामने ये सारे के सारे आपके नियम हैं। तो चित्र से ही समझ लेते हैं, आसान रहेगा। ये आपके पास में एक दर्पण दिया गया है, ये एक दर्पण है, ठीक है। इस दर्पण में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए एक दर्पण है और इसके आगे आपने ये मोमबत्ती रख दी और मोमबत्ती को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। ये हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या हमारी क्या है, कोई भी वस्तु है जो इसके आगे रखी हुई है। तो अगर मैं देखूं, अगर आप इस फ़ोन के अंदर अगर आप इसे देख रहे हो और आपने फ़ोन को इस तरफ से पकड़ा हुआ है, यानी बाईं ओर से पकड़ा हुआ है, और ये बिंब है, पर दर्पण है, दर्पण का ये वाला हिस्सा क्या है, दायां हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या है, बायां हिस्सा है। तो बाएं तरफ की जो दूरी होती है वो कैसी होगी, नेगेटिव होती है, माइनस में ली जाती है, नेगेटिव में ली जाती है, ऋणात्मक होती है। पहला पॉइंट है, वस्तु सदैव दर्पण के बाएं ओर रखा जाता है। यानी जब भी अगर ये आपका दर्पण है तो ये पिछला, तो वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, दर्पण के अगले हिस्से में रखेंगे। दर्पण के अगले हिस्से में आप वस्तु को रखेंगे। आप यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन में बताया गया कि आपको दर्पण से कितनी दूरी पर जो है वस्तु को रखना है। तो जो दूरी आपको यहाँ नापेंगे वो दूरी कैसी होगी, हमेशा वो नकारात्मक चलेगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा है मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मेन लाइन है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कि अगर ये आपके पास में मुख्य अक्ष है और आप इसके समानांतर चीज़ों को रख रहे हैं, तो जो उसकी दूरी होगी वो कहाँ से नापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाती है। ये आपका पोल है, इसको ध्रुव कहा जाता है। आप जो भी दूरी नापेंगे वो यहाँ से नापेंगे। यानी अगर आपने वस्तु को यहाँ रखा है तो दूरी कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से लेकर यहाँ तक। अगर आपने वस्तु को यहाँ रखा है तो दूरी कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। तो जो भी दूरी आप नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से नापते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा है कि ध्रुव के दाएं ओर, अब ये दायां ओर है, ध्रुव के दायां ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ध्रुव के दायां ओर, ये प्लस नज़र आ रहा होगा आपको, ध्रुव के दाईं ओर सभी जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, प्लस में रखी जाती हैं। यानी दायां ओर आप प्लस की तरफ अपने सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। और बायां ओर या बाएं अक्ष पे
ऋणात्मक होती हैं। जब आप बाएं तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे थे, पहले ही बताया कि दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य अक्ष के ऊपर। अभी तक हमने सिर्फ ऐसे बात की है, बाएं ओर या दाएं ओर, अब हम बात कर रहे हैं ऊपर या नीचे। तो अगर ये मुख्य अक्ष है, इसे मुख्य अक्ष हम मान के चल रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक होती है। यानी जो भी दूरी आप नापेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में, तो वो आप प्लस में देखेंगे कि ऊपर हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर का, तो ये प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा। अगर आप नीचे रखते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वस्तु को नीचे रखते हैं, तो ये दूरी कैसी हो जाएगी, ये माइनस की, अगर मान लीजिए ये भी 10 सेंटीमीटर था, तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर माइनस का होगा। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखेंगे तो वो प्लस में जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे रखेंगे तो वो माइनस में जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो ये आपके चिन्ह लगाने के तरीके हैं। कैसे थे, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी या नरीय कार्तीय परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी आप याद रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दर्पण के बाएं ओर की दूरियां प्लस में, दर्पण के बाएं ओर की दूरियां जो है माइनस में, ऊपर की दूरियां प्लस में और नीचे की दूरियां माइनस में। इसे याद करने का बड़ा एक अच्छा तरीका है। आपने मैथ के अंदर XYZ एक्सिस को पढ़ा होगा, अक्षों को पढ़ा होगा। ये आपका x होता था, ये x डैश होता था, ये आपका y होता था और ये y डैश। यहाँ आप 1 2 3 4 5 प्लस के लिखते थे, +1 +2 +3। यहाँ आप -1 -2 -3 और ये बीच में 0 रहता था। तो ये 0 यहाँ पर क्या है, पोल है। सारी दूरियाँ यहीं से नापी जा रही हैं। और ऊपर वाला ये y जो है प्लस में होता था, +1 +2 +3 +4 और नीचे वाला माइनस। तो वही तो चीज़ हो रही है कि नीचे वाली जो चीज़ें हैं वो नीचे को करोगे तो माइनस में नापी जा रही हैं, ऊपर कर रहे हो तो प्लस में। इस तरफ की चीज़ें प्लस में और इधर की माइनस में। तो मैथ में जो आपको ग्राफ बनाने के लिए जो दिशाएं पढ़ाई जाती थी, ये बिल्कुल उसी के ऊपर उन पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं कि याद रखने लायक चीज़ें क्या हैं। याद रखने के लिए जो बिंदु हैं, आपको क्या याद रखना है वो एक बार देख लेते हैं कि आपको किन बिंदुओं को याद रखना है। तो देखिए याद रखने के लिए क्या रखना है। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी, उसको हम क्या मानेंगे, u। क्योंकि दर्पण से वस्तु जो है हमेशा आप क्या रख रहे हैं, बाईं ओर रख रहे हैं, और बाईं ओर की दूरी तो वैसे ही ऋणात्मक होती है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी तो हमेशा ही क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। और बस दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल u से दिखाया जाएगा और सदैव कैसी होगी, ऋणात्मक, क्योंकि हमेशा वस्तु को हम बाईं ओर ही रखते हैं और बाईं ओर की चीज़ें ऋणात्मक है। उसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। दो तरीके के दर्पण आपको पढ़ाए गए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस f की दूरी होगी वो सदैव ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होगी। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा f सदैव धनात्मक होगी। तो ये याद रखना है, उत्तल का f यानी जो फोकस की दूरी है उत्तल की हमेशा कैसी है, पूरी धनात्मक। और f जो फोकस दूरी अगर अवतल है तो कैसी है, ऋणात्मक। अवतल का आप उल्टा समझ सकते हैं, उत्तल का आप उल्टा समझ सकते हैं अवतल। तो उत्तल को आप सिर्फ याद रखिए कि उत्तल का f जो है वो प्लस में होता है, अवतल का तो उसका उल्टा है ही, तो आपको याद रखने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहीं से ही एक और नई चीज़ बता देते हैं, वो है दर्पण का सूत्र। पहले दर्पण के सूत्र को ही जान लीजिए। दर्पण का सूत्र क्या कहता है देख लेते हैं। दर्पण का सूत्र कहता है कि 1 में f क्या है यहाँ पर, फोकस दूरी, बराबर 1 v प्लस, ये याद रखना है क्योंकि आगे जब लेंस आएगा, लेंस का सूत्र आएगा तो वहाँ पर ये चिन्ह बदल जाते हैं, 1 v प्लस में 1 u। अब इसके अंदर क्या है देखिए जरा, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है, ये वाला v दर्पण से, अगर ये दर्पण है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो ऑब्जेक्ट आपने वस्तु को यहाँ रखा होगा कहीं और प्रतिबिंब कहीं इस तरफ बना होगा। तो दर्पण से ये वाली जो दूरी है, प्रतिबिंब होता है इमेज जो शीशे में देखने के बाद बनी, तो वो अगर यहाँ बनी तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी u कहलाती है।
और u दर्पण से बिंब या वस्तु की दूरी। अब दर्पण से बिंब की दूरी तो ये है जो हमेशा नेगेटिव में होने वाली है, ये कहलाती है u और ये कहलाती है v। और f क्या है, फोकस दूरी, कि कितनी दूर पे फोकस किया गया, कितनी दूरी पर वो बने। तो यहाँ से अगर आपको मान लीजिए दर्पण से बिंब की दूरी दे दी तो आप यू रख देंगे, अगर आपको फोकस दूरी रख दी तो एफ रख देंगे, और आपसे कहेगा वो कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए, तो आप वी की वैल्यू निकाल लेंगे। इस काम में ये आता है। तो दर्पण का सूत्र आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण का आवर्धन हमको पढ़ना है। देखिए आवर्धन को अगर इंग्लिश में देखें तो आवर्धन को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन से मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को ये क्लियर होगा, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफिकेशन का मैग्नीफाई करना मतलब होता है कि जब आप दूरबीन को देखते हैं तो दूरबीन क्या करती है, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। तो वही मैग्नीफिकेशन ही तो है वो। जो कैमरे होते हैं, कैमरे से भी आप जूम करके देखते हैं, वो क्या कर रहा है, और ज़्यादा आपको चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा रहा है और डिटेलिंग में दिखा रहा है। तो गोलीय दर्पण किस तरीके से मैग्नीफाई करता है, किस तरीके से उसका आवर्धन होता है। आवर्धन का मतलब वही है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है, उसकी ऊंचाई किस तरीके की है, उसकी चौड़ाई किस तरीके की है, ये एक तरीके से वो डिपेंड करता है। यहाँ हम आवर्धन की बात कर रहे हैं तो आवर्धन यहाँ पर बराबर है गोलीय दर्पण का आवर्धन। देखिए आवर्धन जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब मतलब जो इमेज बनी है दर्पण के बाद, और बिंब की ऊंचाई, कि मान लीजिए कि जो इस तरीके से था, आपने यहाँ पर वस्तु को रखा और यहाँ पर जो है वो आपकी प्रतिबिंब बना, तो ये आपकी बिंब की ऊंचाई है और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ठीक है। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बराबर ये ऐसे आएगा, अपोन में आता है, रेशो होता है, अनुपात होता है। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई थी, ये क्योंकि पॉजिटिव नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव में आएगी, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बनी, और बिंब था आपका 20 सेंटीमीटर, और ये तो आपका प्लस में जाएगा ही क्योंकि ऊपर की तरफ है 20 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई माइनस 10 सेंटीमीटर, 10 दूनी 20 यानी -2 सेंटीमीटर का आवर्धन हुआ। यानी वो इमेज क्या हो गई, आप देखिए ये बड़ी थी, ये छोटी हो गई, यानी माइनस से मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के हिसाब से छोटा बना। तो ये आवर्धन को दिखाने का तरीका है। आवर्धन का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफिकेशन आवर्धन पूछ लिया जाएगा। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। ये परिभाषा भी आप याद रखिए, आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। अनुपात होता है, गलत है तो बीच में आप इसको डंडा डालेंगे। अब यहाँ से क्या बिंदु निकल कर आते हैं, देखिए यदि का मान ऋणात्मक है, यदि मान लीजिए बिंब का जो यहाँ पर जो है इसने गलती की है, यहाँ पर बिंब आएगा, यहाँ बिंब का जो मान है वो ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा होगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि बिंब का मान धनात्मक है, जो प्रतिबिंब निकल कर आया है, तो बिंब का आवर्धन का, यदि आवर्धन का मान, यहाँ पर अगर ये आवर्धन वर्ड आप जोड़ लेना, इसने काफ़ी गलती की है इस वर्कशीट के अंदर। यदि मान लेते हैं आवर्धन का जो मान है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब मान लीजिए m जो है वो आपका -10 सेंटीमीटर आ गया, ये आवर्धन है, आवर्धन को m से दिखाते हैं। अगर वो -10 सेंटीमीटर है तो जो प्रतिबिंब आपका बना होगा वो वैसे तो वास्तविक बना होगा लेकिन उल्टा बना होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, नीचे की दिशा में बना है। यदि आवर्धन का मान m जो है वो धनात्मक आ जाए, प्लस में उसकी वैल्यू आ जाए, तो प्रतिबिंब आभासी होगा लेकिन वह सीधा होगा, यानी ऐसे होगा, ऊपर की दिशा में होगा और आभासी होगा, रियल नहीं होगा। तो अगर आपको m की वैल्यू दे दी जाए तो उससे आप ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो बिंब है या इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, आभासी बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, सीधा बना है, ये पूछा जा सकता है। देखते हैं, यदि m की वैल्यू, एक तो हो गया प्लस में, एक हो गया माइनस में, यदि m की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाए m बराबर 1, यानी आवर्धन की वैल्यू, m होता है आवर्धन, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाए, तो आप ये मान लीजिए कि जो ऊंचाई प्रतिबिंब की थी वही ऊंचाई बिंब की भी है, कि जितना प्रतिबिंब बना है ऊंचा उतना ही बिंब भी था, तो इसीलिए m की वैल्यू 1 आती है।
यदि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए, m ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा, आवर्धित होगा, मतलब बड़ा होगा। कि जो प्रतिबिंब बना है वो हमारा जो वस्तु थी उससे, कि वस्तु छोटी थी और उसका बना जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बना है, तब इसका मतलब m बराबर ग्रेटर देन 1 है। अगर m की वैल्यू छोटी आ जाए 1 से, 1 से कम होगा तो यानी नेगेटिव 0 या नेगेटिव में जाएगा, और इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा होगा, छोटा होगा। अगर दर्पण समतल है तो समतल दर्पण, जो हम लोग ज़्यादातर अपना शीशा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण का जो आवर्धन है, मैग्नीफिकेशन, वो +1 होता है। उत्तल दर्पण के लिए सदैव 1 से छोटा व धनात्मक। उत्तल दर्पण हमेशा क्या करेगा, 1 से छोटा। 1 से छोटे का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब हमेशा कैसे होने वाला है, छोटा होने वाला है और धनात्मक होगा। यदि तो +1 है से बड़ा है तो दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हो रहा है। यदि ऋणात्मक है तो दर्पण अवतल होगा। तो ये m की वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है और किस प्रकार का दर्पण है, अवतल है दर्पण, उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। क्वेश्चंस पे एक नज़र डाल लेते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन प्लस है तो यह क्या दर्शाता है। अभी आप देखिए, अगर समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आवर्धन जो है वो +1 है तो इसका मतलब क्या है, वो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा, उसका आवर्धित होगा, बड़ा हुआ होगा। दर्पण कैसा होगा अगर +1 है, तो यदि समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो +1 होता है तो दर्पण कैसा होगा, समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण का आवर्धन +1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण का आवर्धन माइनस है, नेगेटिव में अगर जा रहा है, तो दर्पण का नाम, तो देखिए सदैव उत्तल दर्पण के लिए, अगर दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव कैसा होगा, 1 से छोटा होगा, यानी नेगेटिव होगा। यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम और प्रतिबिंब के गुण लिखिए। तो प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, +6 का मतलब है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जो बिंब बनने वाला है वो भी क्या होगा, एक तो समतल दर्पण होगा और समतल दर्पण के ही फिर आपको यहाँ पर गुण लिखने होंगे। वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है, अगर आवर्धन हमेशा 1 से छोटा आ रहा है, ये हमेशा हमें 1 से छोटा आ रहा है, तो अगर सदैव 1 से छोटा है तो वो दर्पण का नाम लिखना है। तो ये देखिए, उत्तल दर्पण के लिए सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होता है आवर्धन, तो उत्तल दर्पण के लिए एक ऐसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यदि ये क्लियर नहीं किया इसने यहाँ पर क्या है और माइनस है तो आवर्धन ज्ञात करो। अभी इसमें ये क्लियर नहीं है तो आप एक काम करना, इसको या तो प्लस मान के चलना, इसको क्लियर नहीं है तो इसको आप अभी छोड़ देना, इसको अभी आप नहीं करें तो वो आपके लिए अच्छा है। आगे ये वर्कशीट्स आपकी कंप्लीट है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 से 3 बार इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।